हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12th का फाइनेंसिंग डिसीजन डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने आपके साथ इन्वेस्टमेंट डिसीजन डिस्कस किया था, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो बेसिक 3 डिसीजन है उनमें से फर्स्ट पार्ट जो कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन था वो मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखा है तो बिल्कुल मेरी सीरीज पे जाइए क्लास 12 बिजनेस स्टडी की, और वहां पे उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। आज इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि है फाइनेंसिंग डिसीजन फ्रॉम विच सोर्स फाइनेंस और कैपिटल टू बी रेज्ड। इसका मीनिंग बेसिकली ये है कि कहाँ से हमें फाइनेंस यानी पैसे को इकट्ठा करना चाहिए, कहाँ से उसे रेज करना चाहिए, कहाँ से पैसे का इंतजाम करना चाहिए एक बिजनेस में लगाने के लिए। तो सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। इट मीन्स डिसाइडिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस फ्रॉम वेयर फंड्स कैन बी रेज्ड। हमें फाइनेंस का इंतजाम यानी पैसे का इंतजाम कहाँ से करना है, कौन सी सोर्स से करना है, इसको डिसाइड करना फाइनेंसिंग डिसीजन कहलाता है। और कौन सी सोर्सेज हैं आपके फाइनेंस को इकट्ठा करने की, तो वो है इशू ऑफ शेयर्स, डिवेंचर्स और बाय टेकिंग लोन एंड एडवांसेस। हम लोन ले सकते हैं, डिवेंचर्स इशू कर सकते हैं या फिर शेयर्स को इशू किया जा सकता है। और नेक्स्ट इसमें आता है हाउ मच टू बी रेज, यानी कितने पैसे का इंतजाम करना है, किस सोर्स से इंतजाम करना है, उससे रिलेटेड कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है। ये सारी चीजें अगर हम एक कर दें तो इसको हम कहते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन लेना एक बिजनेस में। तो 2 तरीके से सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारे होते हैं। पहला सोर्स होता है ओनर्स फंड और दूसरा होता है बोरोड फंड। ये ऑलरेडी आप 11th में भी एक बार पढ़ चुके होंगे, तो इसका थोड़ा रिव्यू मैं आपको दे देती हूँ। पहला है ओनर्स फंड। ओनर्स फंड में हमारे आते हैं शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, दोनों ही, चाहे इक्विटी है चाहे प्रेफरेंस, दोनों ही यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे। उनको इशू करना यानी उसको इशू करके पैसे का इंतजाम करना, स्टॉक मार्केट में शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके, और तब पैसा रेज करना अपने बिजनेस के लिए। और दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मीनिंग होता है कि हम जो डिविडेंड देने के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बचा रहे हैं उस पैसे को बिजनेस में ही स्टोर करके रिजर्व रख के हम दोबारा उस पैसे को बिजनेस की ही ग्रोथ के लिए यूज करें, तो ये रिटेन्ड अर्निंग कहलाता है। तो ये रिटेन्ड अर्निंग से हम पैसा इकट्ठा कर सकते हैं और शेयर्स या शेयर्स को इशू करके पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा सोर्स ऑफ फाइनेंस हमारा होता है बोरोड फंड, यानी कि पैसा उधार पे लेना, बोरो करना। तो बोरो हम पैसा 3 तरीके से कर सकते हैं बिजनेस में, डिवेंचर्स के थ्रू या फिर लोन्स के थ्रू या फिर बॉन्ड्स के थ्रू। लोन्स मतलब बैंक से लोन ले लेना, बॉन्ड्स जो होते हैं वो आपके डिबेंचर के टाइप के ही होते हैं, जिनको हम सिक्योर्ड बॉन्ड्स कहते हैं। बेसिकली ये सिक्योर्ड होते हैं, यानी कि आपको कोई भी सिक्योरिटी रखने की जरूरत पड़ेगी अगर आप बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं। और डिबेंचर्स अनसिक्योर्ड यूजुअली होते हैं, यानी कि आपको कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं है, आप डिबेंचर डायरेक्टली इशू कर सकते हैं। तो ये बोरोड फंड्स होते हैं। अब एक चीज और देख लेते हैं कि इनमें मेन फैक्टर्स कौन कौन से हम ध्यान देते हैं। कि जो शेयर्स होते हैं हमारे यानी ओनर्स फंड जो होते हैं वो मेनली लेस रिस्की होते हैं, यानी इनमें रिस्क एलिमेंट कम होता है। हमें इंटरेस्ट नहीं पे करना है, हमें नो फिक्स कमिटमेंट टू बी मेड, हमें एक फिक्स कमिटमेंट भी नहीं देनी होती कि इतने टाइम बाद हम ये पैसा वापस करेंगे। तो ये सारी चीजें कम हो जाती हैं, इसलिए ओनर्स फंड को थोड़ा बेटर माना जाता है पैसे के इंतजाम के लिए। दूसरा आते हैं बोरोड फंड की बात करें तो ये मोर रिस्की होता है, यानी इसमें रिस्क ज्यादा होता है। आपको हर महीने या हर 6 महीने पे या हर साल के एंड में इंटरेस्ट देना ही देना है, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते, चाहे आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं। तो इसलिए इसको हम कहते हैं ये रिस्की एलिमेंट है। दूसरा हैव टू पे बैक, हमें एक प्रिंसिपल अमाउंट जो हम एज अ डिबेंचर या लोन ले रहे हैं एक बैंक से, तो वो हमें रीपे करनी ही होती है। तो ये भी हमारे ऊपर एक मैंडेटरी कंडीशन होती है जिसे हमें मानना होता है। तो ये 2 इसके साइड इफेक्ट्स हैं बोरोड फंड के, और ये 2 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ओनर्स फंड के। अब आते हैं इस ओनर फंड और बोरोड फंड को हाउ मच टू बी रेज फ्रॉम विच फंड। एक फाइनेंस मैनेजर ये डिसीजन लेता है यहाँ पे कि हमें बोरोड फंड ज्यादा लेना चाहिए या फिर ओनर्स फंड ज्यादा लेना चाहिए। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ओनर्स फंड ज्यादा सही है क्योंकि कोई रिस्क नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस केस में आपकी कंपनी में आपकी ओनरशिप छिनती चली जाती है, जो कि आप आगे फैक्टर्स देखेंगे। तो एक फाइनेंस मैनेजर कभी भी ये डिसीजन नहीं ले सकता कि हम पूरा का पूरा फाइनेंस कहाँ से रेज कर लें, ओनर से ही रेज कर लें। वो नुकसान है, क्यों नुकसान है वो आप आगे फैक्टर्स में पढ़ेंगे। तो यही डिसाइड करना एक फाइनेंस मैनेजर के लिए कि वो पैसे का इंतजाम कौन से सोर्स से करे
और कितना पैसा किस सोर्स से इकट्ठा करें। तो ये देखना, इसके लिए आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारे इस फाइनेंसिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं कि हमें कहाँ किस सोर्स से पैसा लेना है। पहला आते हैं कॉस्ट पर। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट? इट इन्वॉल्व कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड। किसी भी फंड को रेज करने के लिए जो हमारा कॉस्ट लग रहा है, यानी जो इनिशियल खर्चा लग रहा है हमारा उसमें, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। जैसे आप अगर बैंक से लोन लेने जा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने बोरोड फंड प्रेफर किया और आप फंड्स को बोरो करने जा रहे हो बैंक से, उस केस में सबसे पहली नजर आपकी पड़ती है कि इस पे हर महीने मुझे इंटरेस्ट कितना देना होगा। सपोज अगर मैं एक लाख का लोन ले रही हूँ तो मैं सबसे पहले ये चीज देखना पसंद करूंगी कि मुझे इसमें हर महीने इंटरेस्ट कितना देना है और कितनी मेरी उस हिसाब से इनकम है। तो यही जो इंटरेस्ट हमें पे ऑफ करना होता है हर महीने, ये हमारा क्या है? ये हमारा कॉस्ट है, जो कि किसमें है? बोरोड फंड में। सेम यही चीज हमारी इक्विटी में भी होती है, यानी कि ओनर्स फंड में भी होती है। हम ये देखते हैं कि हम ओनर्स फंड इश्यू तो कर दें, यानी हम शेयर्स इश्यू करके पैसा तो इकट्ठा कर लें, लेकिन आखिर हमें जब प्रॉफिट होगा तो हमें अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ेगा। हम उन्हें अवॉइड नहीं कर सकते। अगर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं तो हमें डिविडेंड देना पड़ेगा, और अगर प्रेफरेंस है तो बिल्कुल ही देना पड़ेगा हमें। तो इस केस में हम ये भी देखते हैं कि हमें डिविडेंड कितना बार देना पड़ रहा है। तो ये दो चीजें आपकी क्या कहलाती हैं? कॉस्ट कहलाती हैं, जो कि आपके ओनर्स फंड या फिर बोरोड फंड को इकट्ठा करते वक्त आपको ध्यान देनी होती है। नेक्स्ट आते हैं रिस्क, जो कि पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि रिस्क कितना इन्वॉल्व है किस फंड को रेस करने में। रिस्क ऑफ पेइंग बैक द फंड अमाउंट इन केस ऑफ बोरोड फंड। बिल्कुल हमने देखा था कि बोरोड फंड में रिस्क होता है, क्योंकि हमें उन्हें इंटरेस्ट हर महीने देना ही देना है, वो बाउंड है, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो बिजनेस में। बट लेस रिस्क इज देयर इन केस ऑफ ओनर फंड। लेकिन यही ओनर्स फंड में हमें क्या हो रहता है कि हमारा रिस्क जो रहता है वो कम रहता है। हमें कोई प्रॉमिस नहीं करना होता कि अगर आप हमारे शेयर होल्डर हैं तो हम आपको पैसा देंगे ही देंगे, अगर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ तो हम डिविडेंड नहीं देंगे। ये एक कंडीशन वहां रहती है, एक सेफ साइड रहती है हमारे लिए। तो बिल्कुल रिस्क अगर हम देखेंगे कि हम रिस्क उठा सकते हैं तब तो ठीक है, हम ओनर्स फंड इशू कर दें। लेकिन अगर हम रिस्क उठाने के सिचुएशन में नहीं है तो फिर हमें बोरोड फंड से पैसा इकट्ठा करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं कैश फ्लो पोजीशन। हमारे बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन क्या है, ये भी अफेक्ट करती है हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन को। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब है कि हमारे पास हर दिन या हर महीने कितना पैसा आ रहा है, हमारे बिजनेस में कैश किस तरह फ्लो हो रहा है। अगर हमें हर महीने या साल के एंड में काफी पैसा मिल रहा है, जो कि पूरे साल हमारे कैश के फ्लो को अच्छा चला रहा है, हमारे हाथ में हर वक्त पैसा है, लिक्विडेशन अमाउंट है, तब तो अच्छा है, हम बोरोड फंड ले सकते हैं, क्योंकि फिर हम हर महीने इंटरेस्ट भी आराम से पे कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा आ जाएगा तब तक। लेकिन अगर हमारे पास कैश फ्लो पोजीशन वीक है, हमारी अच्छी नहीं है, या बहुत टाइम लगता है हमारे सामान को बनने में, बिकने में, प्रॉफिट आने में, तो उस केस में हमें बोरोड फंड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हर महीने का इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो पे ऑफ करने में दिक्कत होगी। उस केस में हमें क्या करना चाहिए? हमें शेयर्स को इश्यू करना चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखना कैश फ्लो पोजीशन में। फोर्थ आते हैं कंट्रोल कंसिडरेशन, यानी कि आपके बिजनेस पे कंट्रोल। इफ कंट्रोल ऑन बिजनेस टू बी मेड द ओनर्स फंड, देन द ओनर्स फंड शुड नॉट बी चूजन एंड वाइस वर्सा। अगर हम बिजनेस पे अपनी पकड़ यानी कि कंट्रोल बनाए रखना चाहते हैं तो फिर हमें ओनर्स फंड को रेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स हमारे ओनर्स बन जाते हैं। हम जितने ज्यादा शेयर्स इशू करेंगे उतने ही ज्यादा हमारे बिजनेस के ओनर्स हो जाएंगे, शेयर होल्डर्स हो जाएंगे, उतना ही ज्यादा हम अपने बिजनेस पे खुद का कंट्रोल खोने लगेंगे। तो अगर ऐसा नहीं चाहते हैं हम बिजनेस में, तो हम क्या करेंगे? बोरोड फंड चूज करेंगे एक बिजनेस में पैसे का इंतजाम करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ पॉइंट, फ्लोटेशन कॉस्ट। तो फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या होता है? कॉस्ट इन्वॉल्व इन इश्यू ऑफ सिक्योरिटी इफ हाई देन बोरोड फंड टू बी प्रेफर्ड। अब फ्लोटेशन कॉस्ट एक चीज होती है कि इनिशियल खर्चा जो हमारा होता है किसी भी फंड को रेज करने में, जैसे फ्लोटेशन कॉस्ट आपकी होती है अगर आप शेयर्स इशू करना चाहते हैं तो शेयर्स इशू करने में आपकी फ्लोटेशन कॉस्ट होती है कि स्टॉक मार्केट में आप कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे हो, उसके लिए जो कागज पत्तर का इंतजाम आप कर रहे हैं, उसमें लगने वाली फीस, उसमें लगने वाला पैसा, आप जो ब्रोकर को अपॉइंट कर रहे हैं तो ब्रोकर का कमीशन, अंडरराइटर की फीस, प्रोस्पेक्टस इशू करने का खर्चा, इन सारी चीजों को हम कहते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट। तो अगर ये खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है हमें
शेयर्स इशू करने में, इशू ऑफ सिक्योरिटी में, तो फिर हम क्या करेंगे, हम शेयर्स इशू नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, बोरोड फंड को प्रेफर करेंगे। तो ये चीज एक बिजनेसमैन के लिए ध्यान देना बहुत जरूरी होता है कि उसका फ्लोटेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा ना होने पाए। नेक्स्ट आते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात करें तो इफ ऑपरेटिंग कॉस्ट इज हाई प्रेफर ओनर्स फंड अदरवाइज बोरोड फंड। अगर हमारी ऑपरेटिंग कॉस्ट फिक्स्ड है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो हमारी रहती है अगर वो बहुत ज्यादा है तो हमें ओनर्स फंड इशू करना चाहिए। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, एक प्रोडक्ट को बनने में, उसके प्रोसीजर में जो भी पैसा हर वक्त लग रहा है उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अगर एक पेन को बनने में मशीन जो चल रही है उसमें जो खर्चा लग रहा है, उसमें जो ऑयल पड़ रहा है, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है, साथ साथ लेबर्स का जो भी आपका अमाउंट आ रहा है, लैंड का जो आप रेंट दे रहे हो, ये सारी चीजें अगर बहुत ज्यादा हैं आपके बिजनेस में, आप बहुत बड़े स्तर पे एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहे हैं, उस केस में ऑपरेटिंग कॉस्ट अगर आपकी ज्यादा है तो हर महीने इंटरेस्ट देने में आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपका जो कैश है वो ज्यादा से ज्यादा कहाँ लगना शुरू हो जाएगा, इस ऑपरेटिंग कॉस्ट में लगना शुरू हो जाएगा। उस केस में इंटरेस्ट आपका हर महीने पे करना मुश्किल होगा। तो उस केस में आप क्या करना पसंद करेंगे, ओनर्स फंड को इशू करना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें जब प्रॉफिट होगा तब डिविडेंड देंगे, ये कंडीशन आ जाएगी। तो ये फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। नेक्स्ट आते हैं स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट होते हैं आपके जहां आप अपने शेयर्स को इशू करते हैं। अगर उस मार्केट की हालत अच्छी है, यानी इफ देयर इज अ बूम पीरियड, यानी कि जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत अच्छा चल रहा है, बूम पीरियड चल रहा है, देन इट इज इजी टू सेल शेयर्स। तो आपको शेयर्स बेचने में आसानी होगी, आप शेयर्स इशू करोगे, वो फटाक से बिक जाएंगे और आपको पैसा आ जाएगा। लेकिन अगर डिप्रेशन का टाइम चल रहा होगा, यानी मार्केट में मंदी का समय चल रहा है, तो आप शेयर्स इशू करोगे तो कोई खरीदेगा नहीं, कोई खरीदेगा भी तो बहुत ही मुश्किल से, वो बहुत ही कम दाम पर बिकेंगे। तो आपको उस हिसाब से पैसा अपने बिजनेस को चलाने के लिए नहीं इंतजाम हो पाएगा, आपका कई बार इशू करना भी वेस्ट चला जाएगा। तो उस केस में बहुत जरूरी होता है किसी भी डिसीजन को लेना कि पहले आप मार्केट की कंडीशन देखो कि वो बूम पीरियड चल रहा है या डिप्रेशन चल रहा है। अगर डिप्रेशन चल रहा है तो आप लोन ले लो, और अगर बूम पीरियड चल रहा है तो शेयर्स इशू कर दो। तो ये हो गए फैक्टर्स जिनको हम ध्यान में रखते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन लेने से पहले, यानी कि फंड कहाँ से हमें रेस करना चाहिए, ओनर से या फिर बोरोड से। तो ये फैक्टर्स हम देखते हैं। दूसरा, कौन से सोर्स से हमें इंतजाम करना है पैसे का, ये हम देखते हैं। तो आज मैंने आपके साथ पूरा फाइनेंसिंग डिसीजन डिस्कस किया। नेक्स्ट मैं डिविडेंड डिसीजन डिस्कस करूंगी, जो कि मेरा इस टॉपिक का थर्ड पार्ट होगा। तो बिल्कुल आगे के वीडियोस भी मेरे देखिए, और अगर पुराने नहीं देखे हैं तो एक बार उसे भी देख के चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर पुराने हैं तो बेल आइकन जरूर क्लिक करें, शेयर करें और लाइक करें मेरे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।